आज हम एक और टॉपिक देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, ठीक है। वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 का। ये वो दौर है जिस समय भारत जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारत को जबरन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शामिल कर लिया गया था, यानी पूरे विश्व में इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, ठीक है। और 1916 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई, यानी इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। यहाँ पर हमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहली महत्वपूर्ण घटना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1906 में अभी नई नई बनी थी, उनके बीच में हुआ समझौता। और दूसरा 1907 में जो कांग्रेस गरम पंथियों और नरम पंथियों में विभाजित हो गई थी, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था और उसके बाद कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी। उसमें हम देखेंगे गरम पंथियों की वापसी होती है कांग्रेस में। तो इसीलिए ये अधिवेशन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से कई अधिवेशन है, बारदौली अधिवेशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस लखनऊ अधिवेशन में जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता, यानी कुछ बातों को लेकर इनके बीच सहमति बन गई। और वो इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो नेशनल मूवमेंट चले, जो राष्ट्रीय आंदोलन चले, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ चढ़कर दिखाई दे। क्योंकि 1906 में लीग के गठन के बाद से ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो बहुत तेज़ी से आगे काम करने लगी थी। और इस वजह से जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन से अलग होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हिंदू मुस्लिम एकता के बढ़ावे के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये समझौता, और कांग्रेस इसके लिए तैयार भी हो गई। लेकिन उसके लिए उसने एक ऐसी चीज़ को स्वीकार किया जिसको उसने कभी अस्वीकार कर दिया था। वो था 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, जो 1909 का अधिनियम आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करी गई थी, जिसको कांग्रेस ने उस समय तो अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर उसने इसको स्वीकार कर लिया। ये एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे हुआ और इसका नकारात्मक परिणाम या नकारात्मक जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी रहे हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सकारात्मक परिणाम देख लेते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है और इसको वजह से अंग्रेज़ों की जो एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, जिसका शुभारंभ तो वो 1857 की क्रांति के बाद से ही कर चुके थे। इवन प्लासी के युद्ध के बाद से ही उन्होंने देखा जाए तो डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया था। तो उनकी बांटो और राज करो की जो नीति है उसको एक धक्का लगा, शॉक लगा। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर वो नेशनल मूवमेंट को रोक रहे थे। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाई गई थी बांटो और राज करो की नीति। तो उसको यहाँ पर धक्का लगा। दूसरा है, इसी दौरान एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, तिलक जो जेल चले गए थे और वहाँ से 6 वर्ष के कारावास के बाद लौट कर आए थे, उन्होंने आकर भारत में एक नया मूवमेंट शुरू किया था। वो था होम रूल आंदोलन। तो इस समझौते की वजह से जो होम रूल मूवमेंट है उसका वो और ज़्यादा फैला, उसकी व्यापकता में और अधिक वृद्धि यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। मतभेद होने के कारण तिलक
अलग क्षेत्रों में होम रूल चलाते हैं और एनी बेसेंट अलग क्षेत्रों में होम रूल चलाती हैं, क्योंकि उनके समर्थक आपस में उन्हें थोड़ा सा मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, इस वजह से ये अलग अलग चला था। तो इसकी व्यापकता में वृद्धि हो रही है इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की बीच में समझौता होने के कारण। अब इसके 3 नकारात्मक परिणाम, कुछ और भी हैं लेकिन मुख्य 3 नकारात्मक परिणाम हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसको एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कह सकते हैं, उसने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र की अवधारणा को विकसित किया। ये सबसे बुरा था। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम 2 नेशन थ्योरी को यहाँ पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं विकास करने को या विकसित होने को मिलता है यहाँ पर, और इसी का फ़ायदा आगे मुस्लिम लीग उठाएगी। दूसरा है कि इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ना था। कांग्रेस ने इसीलिए मुस्लिम लीग से समझौता भी किया था। कांग्रेस ने ये गलती करी कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का मतलब उसने सिर्फ मुस्लिम लीग से लगाया। अपने स्तर पर उसने मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास नहीं किया। उसको लगा कि अगर मुस्लिम लीग हमसे जुड़ गई है तो सारे मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएंगे। ये दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे दिखाई देता है, और इसी का फ़ायदा आगे मुस्लिम लीग उठाएगी। मुस्लिम लीग जो कांग्रेस है उसको हिंदू संगठन घोषित करेगी और कहेगी कि सभी मुसलमानों का एकमात्र संगठन कौन है? मुस्लिम लीग, और आगे चल के फिर पाकिस्तान की मांग उठेगी। तीसरा नकारात्मक परिणाम है कि जब मुसलमानों के लिए कम्युनल अवार्ड को, पृथक निर्वाचन प्रणाली को, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आगे चल के देश के कुछ अन्य समुदाय भी ऐसी ही डिमांड करने लगेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको दलित दिखाई देंगे। दलितों के द्वारा, या दलित नेता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं। आगे चल के उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है, और फिर उसी के बाद उस प्रणाली के विरोध में, उस प्रपोजल के विरोध में गांधी जी अपना आमरण अनशन करते हैं, और फिर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में आगे चलकर पूना पैक्ट या पूना समझौता हम देखेंगे। तो एक सबसे है कि अब दूसरे समुदाय भी जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग करने लगेंगे। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अब दूसरा हमारा है 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। जो कांग्रेस की रणनीतियाँ थी उसको लेकर नरमपंथियों और गर्मपंथियों के मध्य में विभाजन हो गया। गर्मपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दी। उसी को हम सूरत विभाजन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर गर्मपंथियों की वापसी हो रही है, तो नरमपंथियों ने उनको वापस क्यों लिया, गर्मपंथी या एक्सट्रीमिस्ट वापस क्यों आए, उसको हम देखते हैं। तो नरमपंथियों की अगर बात करें तो गर्मपंथियों के अलग होने से, सूरत विभाजन के बाद से इनका सामाजिक आधार घटने लगा। तो ये अपने सामाजिक आधार को फिर से बढ़ाना चाहते थे, और जब गर्मपंथियों को अपने में शामिल करेंगे तो इनके सपोर्टर्स या जो इनको मानने वाले हैं वो इस सामाजिक आधार में जुड़ जाएंगे। दूसरा क्या था कि गर्मपंथियों के साथ उनका क्लैश इस बात को भी था कि जो नरमपंथी थे, ठीक है, नरमपंथियों की नैतिक आस्था बनी हुई थी राजनैतिक सुधारों को लेकर, यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर। जो नरमपंथी हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अपनी आस्था बना के रखे हुए थे। आर्थिक मुद्दों के लिए नहीं थे, सामाजिक मुद्दों के लिए नहीं थे, लेकिन उनको लगता था कि भारत में जो राजनैतिक सुधार हैं वो कौन लेकर आएगा? ब्रिटिशर्स लेकर आएंगे। अब एक राजनैतिक सुधार आया था 1909 का अधिनियम, रिफॉर्म, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। उसके जो प्रोविजंस थे, उसके जो प्रावधान थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रावधान था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रावधान की वजह से जो नरमपंथी थे उनकी जो नैतिक आस्था थी राजनैतिक सुधारों को लेकर, वो उनका जो मोह था वो भंग हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यानी अभी तक उनकी और गर्मपंथियों के बीच में जो क्लैश था, अलगाव का कारण था कि गर्मपंथी चाहते थे कि राजनैतिक सुधार भी हम ही करेंगे, नरमपंथी कह रहे थे नहीं, राजनैतिक सुधार कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे। तो अब उनका मोह भंग हो चुका था, उनकी जो नैतिक
आस्था बनी हुई थी, एक मोरल जो फेथ था ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो ख़त्म हो गया था। दूसरा है कि नरमपंथियों और नरमपंथियों में जिन नेताओं के बीच में क्लैशेस था, उसमें से नरमपंथी नेता की अगर बात करें तो आपके फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये दो नरमपंथी नेता जो कि गरमपंथियों के विरोधी थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो तिलक थे, जो कि आपके गरमपंथी नेता थे, जेल से लौटने के बाद इनका रुख भी काफ़ी नरम हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से नरमपंथी भी चाहते थे कि गरमपंथी वापस आ जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे गरमपंथी, आखिर ये क्यों कांग्रेस में वापस आना चाहते थे? तो वजह यह थी कि एक राजनीतिक शून्यता बन चुकी थी, कोई आंदोलन चल नहीं रहा था और ये भी आंदोलन नया शुरू करना चाहते थे। लेकिन अब तक गरमपंथियों को ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस जन आंदोलन का एक सिंबल या प्रतीक बन चुकी है। यानी अगर कोई भी नया मास मूवमेंट भी चलाना है, हमें कोई नया जन आंदोलन चलाना है, तो कांग्रेस के बिना नहीं चलेगा। ये इनको समझ में आ गया था। कांग्रेस से अलग होने के बाद इनको समझ में आ गया कि कोई भी मास मूवमेंट बिना कांग्रेस के नहीं चलेगा। कांग्रेस की सदस्य संख्या बढ़ चुकी थी, उसमें उसका सामाजिक आधार बढ़ चुका था। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस से बाहर होने के बाद अब शीघ्रता से इनका दमन हो जाता था, जेल में उठाकर डाल दिए जाते थे। तो इनको समझ में आ गया कि कांग्रेस से जुड़े रहेंगे तो हम अपनी बातें, अपनी मांगे, अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकेंगे। तो इसीलिए था कि कांग्रेस से बाहर रहने से उनका दमन बहुत शीघ्रता से हो जाता था, इसलिए ये खुद भी वापसी करना चाहते थे। और हमने एक पीछे बता ही दिया कि जो आपके गरमपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जेल से लौटने के बाद अब उनका रुख थोड़ा नरम हो चुका था और यही कारण है कि नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में यहाँ पर समझौता हो जाता है और गरमपंथी वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। यानी कांग्रेस का आधार बढ़ गया। एक तरफ मुस्लिम लीग आ गई, मुसलमान इसमें शामिल हो गए, दूसरी तरफ गरमपंथी आ गए, तो कांग्रेस का आधार बढ़ गया। इसी वजह से ये लखनऊ अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके।